झारखंड में पूर्ण बहुमत तो जम्मू कश्मीर में भी दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी वहां उभर सकती है। और जो अलग अलग पोल हैं उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में बीजेपी को बड़ा फायदा हो रहा है और दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी वहां पर जीत सकती है और 27 से 33 सीट मिलने के आसार हैं। तो जम्मू कश्मीर में 27 से 33, वहां पर कुल 87 सीटें हैं और 87 सीटों के लिहाज से बहुमत तक कौन पहुंचेगा यह अभी सस्पेंस है, क्योंकि पीडीपी को भी 32 से 38 सीट मिलने के आसार हैं, यानी बहुमत के आंकड़े से वह भी पीछे है। नेशनल कॉन्फ्रेंस आज से 14 सीट पर सिमट सकती है और दूसरी तरफ एनसी गवर्नमेंट के पीछे खड़ी हुई थी कांग्रेस, उसकी क्या हालत है जरा वह भी देख लेते हैं, क्योंकि इन सब के बीच हंग असेंबली की स्थिति में जम्मू कश्मीर है। विधानसभा वहां पर हंग रहेगी, ये संकेत एग्जिट पोल में नजर आ रहा है। पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर 32 से 38 का मतलब आप मान के चलिए कि 35 सीट मिल सकती है उसको, तो यहाँ 8 से 14 सीट एनसी को मिल सकती है। 8 से 14 का मतलब 10 से 11 सीट के लगभग है, एनसी को मिल सकती है। लेकिन बीजेपी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर वहां उभर रही है। लेकिन दूसरा सवाल यही है कि जम्मू कश्मीर का ये पैटर्न बहुत साफ, या ये तरीका जो निकल कर आ रहा है एग्जिट पोल में बहुत साफ तरीके से दिखला रहा है कि घाटी में सबसे बड़ी पार्टी या कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी या एक तरह से एक छत्र राज्य करती हुई पीडीपी उभरेगी और जम्मू के क्षेत्र और जम्मू लद्दाख के इलाके में एक छत्र तरीके से बीजेपी वहां पर उभरेगी। कांग्रेस को 4 से 10 सीट के बीच में, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार जो बीते दिनों चल रही थी, इन दोनों के सीटों को भी अगर मिला दीजिए तो वो आंकड़ा 1 दर्जन के पार पहुंचने में मुश्किल हो रह जाएगी। ये एक स्थिति बन रही है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी और एक, हम आपको जरा कश्मीर में खासतौर से सीएसडीएस ने जो वहां पर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर जो सर्वे किया वो बेहद दिलचस्प है, हम चर्चा उस पर करेंगे। लेकिन उसकी एक मेथोडोलॉजी आप देख लीजिए उससे पहले कि किस रूप में ये जम्मू कश्मीर का किया गया है। ये सर्वे का वक्त है 1 दिसंबर से 8 दिसंबर तक का। विधानसभा क्षेत्र 11, सैंपल साइज 888 ये लिए गए हैं सैंपल साइज, और जम्मू रीजन में 808 है, कश्मीर रीजन में 888 है। ये दो अलग अलग जगहों पर, ये जम्मू रीजन का आपके सामने है। विधानसभा क्षेत्र यहाँ के 9 लिए गए। 26 से 3 दिसंबर तक सर्वे का वक्त था और सैंपल साइज 808। तो जम्मू का सैंपल साइज 808 है, कश्मीर का सैंपल साइज 888 है और ये अलग अलग विधानसभा जहाँ पर ये पूरा किया गया। इसमें देखिए खासतौर से बेहतर मुख्यमंत्री के तौर पर क्या है। उमर अब्दुल्ला संतुष्ट, जम्मू में 42% संतुष्ट, लेकिन कश्मीर में 34% कम हो गए संतुष्ट। जिस बात का जिक्र लगा, असंतुष्ट की स्थिति में 42% जम्मू में असंतुष्ट हैं और 52% कश्मीर में असंतुष्ट हैं। ये दोनों स्थिति बतलाती है कि उमर अब्दुल्ला दोनों जगहों पर नहीं चल पा रहे हैं। ये स्थिति बहुत साफ है और उसी के रिफ्लेक्शन इस चुनाव के एग्जिट पोल में नजर आ रहे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस किस हद तक नीचे चली गई है। तो संतुष्ट और असंतुष्ट। इसके बाद दूसरा हिस्सा आता है उमर अब्दुल्ला जो आप देख रहे हैं, इसमें 40% जम्मू में संतुष्ट और 38% कश्मीर में संतुष्ट हैं। असंतुष्ट 48% असंतुष्ट जम्मू में और 51। ये बड़ा दिलचस्प है कि जम्मू और कश्मीर को हमने उस रूप में बांटा है क्योंकि जम्मू और कश्मीर के वोटिंग का पैटर्न, जम्मू कश्मीर के जीवन जीने के तरीके, संजय जी आप चूंकि खुद इन चीज़ों से इसमें जुड़े रहे, हम आपसे जरा समझना चाहेंगे कि ये जम्मू और श्रीनगर को 2 अलग अलग रीजन में बांटने की जरूरत पहली बात क्यों पड़ी, और अगर पड़ी तो दोनों का नजरिया क्या इस हद तक अलग है कि बिना बांटे हो ही नहीं सकता था कुछ काम। अगर जम्मू एंड कश्मीर के कोई भी आंकड़ों को एक साथ रख के देखें तो मुझे लगता है दर्शकों को असलियत का पता नहीं चलेगा। अगर आप 2014 के लोकसभा के चुनाव को भी देखें, श्रीनगर का जो इलाका है जहां पीडीपी बहुत अच्छा करती है और वहां उनको तकरीबन 46% वोट आते हैं श्रीनगर की वैली वाले इलाके में, और जम्मू के इलाके में जहां अगर आप बीजेपी को देखें उतनी ही वोट बीजेपी को इस इलाके में 48% वोट, और इस इलाके में वो 24 विधानसभा सीटों में आगे है, 3 लोकसभा सीटें इन्होंने जीती थी। तो ये तो पॉलिटिकल मामला है कि बिल्कुल दोनों पार्टियों का जनाधार 2 अलग अलग इलाकों में है। और जैसे जैसे अगर आप कुछ आंकड़ों का जब हम जिक्र देख रहे हैं वो धीरे धीरे हम स्क्रीन पर लाएंगे, सुधांशु जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हर विषय पे लोगों की हर विषय पर। आपने जैसे विषय देख रहे हैं हम, आपने पूरा प्राइम मिनिस्टर
प्राइम मिनिस्टर पे कश्मीर रीजन में कितनों को भरोसा है और जम्मू रीजन में कितने, एक बड़ा डिफरेंस हम देख रहे हैं। वहाँ 17% को सिर्फ भरोसा है, यहाँ 69% को भरोसा है। सेपरेटिस्टों को लेकर भी कुछ ऐसे ही सवाल है। ये सारे सवाल दो अलग अलग दृष्टि से क्या इलेक्शन को भी प्रभावित करते हैं? बिल्कुल इलेक्शन को प्रभावित कर रहे हैं। आप दो चीजें हमारे सामने, एक तो आपने एग्जिट पोल सी वोटर का दिखाया, ये दर्शकों को स्पष्ट कर दें कि हमारे वोटों का आंकलन हमारा जो एग्जिट पोल हमने दिखाया, हाँ, उसमें भी बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है पीडीपी बहुत अच्छा कर रही है वैली में और बीजेपी जो है बहुत अच्छा कर रही है जम्मू में। ये तो एग्जिट पोल का मामला है। अगर एग्जिट पोल को भूल भी जाएं और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें कि पार्टियां कैसे करती रही हैं, क्या इन विचारों का असर उनके वोट देने पे पड़ता है? बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, क्योंकि पीडीपी ने बहुत अच्छा किया 2014 के लोकसभा चुनाव में वैली में, और जहां जम्मू का इलाका है वहां बीजेपी बहुत अच्छा करती है। और यही विचार आपको इतने मतभेद विचारों में भी दिखाई पड़ते हैं जो पॉलिटिकल वोटिंग प्रेफरेंस में भी दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे तो बेहतरीन सीएम के तौर पर आपने जिन लोगों के, इसमें उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद, गुलाम नबी आज़ाद, सज्जाद लोन गिलानी, इसमें जो कश्मीर का हिस्सा है, हम देख रहे हैं कि जो चुनाव नहीं लड़ रहा है गिलानी, उसको आपने सबसे ज्यादा माना है ग्रेट ट्रस्ट। हाँ, ये दूसरे सर्वे की तुलना में हमारे सर्वे में ये जो पूछने की विधि है बहुत अलग है। हम नाम ऑफर नहीं करते। हम जब सर्वे करते, जब सीएसडीएस सर्वे करता, वहां जाके लोगों से सिर्फ ये पूछा जाता, आपके विचार से आप अपने राज्य में किसे सीएम के रूप में देखना पसंद करेंगे, और इतने % लोगों ने उसके नाम ऑफर किए। इसी के लिए अब आप हम सुधांशु जी के पास जाए, एक जवाब दीजिए। गिलानी साहब बाइकआउट कर रहे थे, परसेंटेज ऑफ वोटिंग घाटी में बढ़ गया है, ये मुख्यमंत्री बन नहीं सकते हैं, ये नाम क्यों लोगों के जहन में आता है जब ये चुनाव और वोटिंग परसेंट, तो इनको तो खारिज हो जाना चाहिए था। कुछ ना कुछ अगर कोई नेता है, ऐसा नहीं है, नेताओं के बीच में जनाधार ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर कोई जमीन से जुड़ा नेता है तो कुछ ना कुछ तो उसका जनाधार है जो साफ इन आंकड़ों में दिखाई पड़ता है। ये जो सीएसडीएस का जो पूरा क्या है, बहुत सारे इशू हम इस पे आएंगे, लेकिन एक सवाल है, प्राइम मिनिस्टर भी अपनी सभा में इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कश्मीर और जम्मू दोनों को दो तरीके से ट्रीटमेंट दिया गया और किया गया है। इस बार भी जो चुनाव के जो एग्जिट पोल हम देख पा रहे हैं उसमें हंग असेंबली है, लेकिन दोनों दो दिशा में जा रही है, जम्मू और श्रीनगर। रास्ता क्या है? देखिए, जम्मू और कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार बनने के बाद जितनी संवेदनशीलता दिखाई है, जितनी सक्रियता दिखाई है, इतनी संभवतः इससे पूर्व के किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं दिखाई। सरकार बनने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद तकरीबन हर महीने उन्होंने कश्मीर का दौरा किया है जी। और आप जो एक भारी अंतर देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मत प्रतिशत में, उसमें थोड़ा सा मैं एक मतभेद रखना चाहूँगा। वैसे आपके जो सर्वे है उसके प्रति कोई टिप्पणी न करते हुए, जैसे कश्मीर वैली में आपने पीडीपी को काफ़ी आगे दिखाया, ये ठीक है, परिवर्तन के लिए ही लोगों ने ज़्यादा संख्या में वोटिंग की होगी, परंतु जो आपने टाइमिंग दिखाया है 1 से 8 दिसंबर का कश्मीर वैली में, वो मोदी जी की रैली से पहले का समय है। हमारा ऐसा मानना है कि मोदी जी की श्रीनगर में रैली के बाद जिस प्रकार का उत्साह उसमें दिखा था, कुछ न कुछ जनमानस में बदलाव आया होगा, और जो आंकड़ा दिखा रहा है उसके मुकाबले थोड़ा सा टिल्ट अगर हमारे फेवर में आएगा तो फिर हम पीडीपी से जम्मू एंड कश्मीर में कुल मिलाकर बड़ी पार्टी बनके उभर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल बतला रहे हैं कि वो हंग असेंबली की तरफ है। बीजेपी बहुत बड़े लाभ के साथ दूसरे नंबर पर बड़ी पार्टी, लेकिन पहले नंबर पर पीडीपी, लेकिन अपने बूते सरकार बनाने की स्थिति में नहीं। रंगील सिंह जी जो कि पीडीपी के नेता हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंगील सिंह जी, किसके समर्थन से सरकार बनाएंगे अगर ये एग्जिट पोल को हम सही मान लें तो? क्योंकि आप लोग सबसे आगे जरूर हैं, लेकिन उस आंकड़े तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जिसमें अपने बूते सरकार बना ले। रंगील सिंह जी। वेल, अभी तो इस वक्त हम कुछ नहीं कह सकते अनलेस द होल सिचुएशन कम्स बिफोर अस, तो उसी वक्त फिर देखेंगे भाई क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावना हो सकती है। अभी तो आई थिंक इट्स ए बिट अर्ली टू से पे क्या होगा या क्या नहीं होगा। लेकिन अब वहां पांचों फेज खत्म हो गए, आप लोगों को क्या भरोसा है कितनी सीटें आ जाएंगी? नहीं, हमें तो एक्चुअली वी वर आल्सो क्लेमिंग मिशन 44, लेकिन मिनिमम हमारा ये था कि 40 तक तो हम लोग जाएंगे ही जाएंगे। तो आई डोंट नो, अभी मैंने ओपिनियन पोल देखे भी नहीं है और परसेंटेज का भी अभी तक कोई पक्का फिगर हमारे पास नहीं आया,
लेकिन हमें उम्मीद है कि वी विल बी टचिंग समवेयर लाइक 40। तो आपके लिए 38, बेहतर 40, दोस्त कौन हो सकता है, कांग्रेस या बीजेपी? बेहतर दोस्त तो कांग्रेस ही हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस के साथ पहले भी हमारा गठबंधन था। लेकिन ये बेहतर दोस्त की अगर बात कहते हैं तो वह दुश्मन तो कोई भी नहीं है। पॉलिटिक्स में तो टाइम टू टाइम गर्मी सर्दी भी होती रहती है, लेकिन अल्टीमेटली फिर ये समटाइम्स स्ट्रेंज बेड फेलोज आल्सो कम टुगेदर। जम्मू कश्मीर में हंग असेंबली है, लेकिन सरकार जिसकी भी बनती है हमेशा वहां के शख्स चाहते हैं कि दिल्ली में जिसकी सरकार है उसके साथ खड़े रहे। सुधांशु त्रिवेदी जी, हंग असेंबली के वक्त में आप लोग के लिए अनुकूल कौन रहेगा? पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है, या कोई भी? देखिए, एक तो हमारा मानना है कि हम बहुमत के करीब पहुंच जाएंगे। यदि हम एक समय के लिए मान भी लें कि आपकी बात के अनुसार कुछ पीछे रह जाते हैं, तो इस मामले में वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी एकदम स्पष्ट कर चुके हैं कि जिन दलों से हमारा स्पष्ट और प्रबल राजनीतिक मतभेद रहा है, उनके अतिरिक्त यदि अन्य कहीं से हमें सहयोग मिलता है जो प्रदेश के हित में या राष्ट्र के हित में हमारे साथ आने को तैयार होते हैं, तो उनके साथ मिलकर हमारी सरकार बन सकती है। और हमें यह विश्वास है कि इस स्थिति तक भारतीय जनता पार्टी की संख्या पहुंच जाएगी। तो स्पष्ट मतभेद किसके साथ है? बहुत साफ है, स्पष्ट और प्रबल मतभेद हमारा जिन प्रमुख पार्टियों से रहा है, उसमें कांग्रेस भी है और वहां की दोनों पार्टियां भी हैं। तो फिर तो कोई बचा ही नहीं। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि हमारा यह विश्वास है कि हम बहुमत तक पहुंच जाएंगे। यदि थोड़ी बहुत कमी रहेगी तो उस परिस्थिति के अनुसार जिनसे हमारा स्पष्ट और प्रबल मतभेद रहा है, मैं आपको याद दिलाऊं तो जब एनडीए बना था उसके पहले अगर आप देखें नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी आपके बहुत तीव्र मतभेद थे, लेकिन सरकार तो साथ बनी। वो दिल्ली में आपके साथ थे, उमर अब्दुल्ला विदेश राज्य मंत्री थे। ये बात उर्मिलेश जी ने सही कही, मगर उसमें थोड़ा सा संशोधन करना चाहूंगा कि जब 1998 में हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा, तो वो चुनाव के समय हमारे साथ नहीं थे ना, चुनाव के तत्काल बाद आए। एक निश्चित समयांतराल के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था।